हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे अपने परिवार अनुशासन एकेडमी में। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत में जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय माना जाता है और इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, जो कि प्रारंभिक वेद है, उसका काल माना जाता है। और इसके पश्चात जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय है, इसमें तीन वेदों का काल है, जिसमें ऋग्वेद के अलावा जो कि सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। इन तीनों वेदों के बारे में बताया गया है। इस दौरान क्या होता है कि भारत में कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है और इसी दौरान भारत में 600 ईसा पूर्व में दो महान घटनाएं घटित होती है। पहली घटना है जो कि 16 महाजनपदों का उदय है और दूसरी घटना है उसी समय दो महान धर्मों का उदय हुआ था। 16 महाजनपदों का उदय जो उत्तर वैदिक काल में जन्म हुआ करते थे, वो जो उत्तर वैदिक काल में जन्म हुआ करते थे वो बाद में कुरु और पांचाल राजवंशों का उदय होता है। कुरु और पांचाल जो राजवंश है वो शक्तिशाली राजवंश थे। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे उनका प्रमुख केंद्र कुरुक्षेत्र हो जाता है और इनका प्रमुख क्षेत्र हो जाता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो कि इंद्रप्रस्थ यानी आज का दिल्ली मेरठ के आसपास का एरिया था। इस समय आर्यों के द्वारा लोहे की खोज की गई थी और अनेक अस्त्र शस्त्र बनने लगे। लोहे का व्यापक रूप में उपयोग होने लगा और 600 ईसा पूर्व में ही लोहे का व्यापक उपयोग माना जाता है। गार्डन चाइल्ड नाम के इतिहासकार तो ये मानते हैं कि ये जो 16 महाजनपद है ये दूसरे नगरीकरण है। पहला नगरीकरण तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके हैं। और ये जो 16 महाजनपद हैं इसके हमें प्रमाण कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो 16 महाजनपद है, इनके प्रमाण हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से ही देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म जिसकी मुख्य जो भाषा पाली थी, जैन धर्म की मुख्य भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म का जो अगंतुर निकाय ग्रंथ है, जिस जो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। साथ ही जैन धर्म का जो भगवती सूत्र नामक ग्रंथ है, भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो 16 महाजनपद है उनमें आप नाम सुन लीजिएगा। पहला गांधार है, जो तक्षशिला जो आज पाकिस्तान का रावलपिंडी क्षेत्र है इसके आसपास हुआ करती थी। पहली महाजनपद थी गांधार। दूसरी थी कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी, हाटक या राजपुर, ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित थी। तीसरी थी अश्मक, अश्मक की राजधानी थी पोतन और जिसको पोटली भी कहा जाता है। तीसरी महाजनपद के अलावा चौथी महाजनपद थी वो थी मगध। मगध को सबसे शक्तिशाली राजवंश कहा जाता है। मगध में सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि मगध जो राजवंश है या फिर महाजनपद है, ये उस समय की सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करती थी। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगीर। अगली महाजनपद थी, इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा के बाद में चंपा चंपा नाम का एक शहर था जो कि चंपा नदी के तट पर बसा होने के कारण उसे चंपा महाजनपद की राजधानी कहा गया। अंग महाजनपद थी, अंगराज कर्ण था जो कि महाभारत का एक महान योद्धा माना जाता है। अगली महाजनपद थी वज्जी। वज्जी जो कि बिहार में स्थित थी। वज्जी की राजधानी विदय थी और यानी कि वैशाली और उसका आसपास का क्षेत्र था। कहीं कहीं आपको वज्जी की राजधानी वैशाली भी देखने को मिलती है, क्योंकि वज्जी महाजनपद में से कई सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को रखा है। अगली महाजनपद थी काशी। काशी महाजनपद जो कि आज का वाराणसी और जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ के आसपास का क्षेत्र था। और इसी काशी महाजनपद में तीन कुल हुआ करते थे। कुल तो कई सारे थे लेकिन तीन सबसे ज़्यादा सर्व प्रामाणिक कुल माने जाते हैं। पहला कुल है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा दिलीप के वंशज में राजा दशरथ के यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और एक और कुल था जिसे बोलते हैं ज्ञातक कुल। ज्ञातक कुल में ही जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और अगला जो कुल है वो है शाक्यगण।
आप सभी को पता है तथागत गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। तो यानी कि कौशल महाजनपद में ही कौशल काशी महाजनपद जो है, काशी महाजनपद, इसके अंतर्गत कई सारी ये रियासतें आती थी, कई सारे वंश आते थे। साथ ही अगली महाजनपद थी कौशल। कौशल महाजनपद में ये जो मैंने आपको 3 राजवंश बताए हैं, ये कौशल महाजनपद में बहुत पॉपुलर थे। और इनका कह सकते हैं इनका अधिकांश जो क्षेत्र है वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। कौशल नरेश प्रसेनजित थे जो एक महान शासक थे। इसके पश्चात ये 8वीं महाजनपद हो जाती है कौशल। और 9वीं जो महाजनपद है वो थी मल्ल। मल्ल महाजनपद में ही तथागत गौतम बुद्ध और उसके पश्चात जो महावीर स्वामी हैं, वर्धमान महावीर स्वामी, दोनों की मृत्यु इसी महाजनपद में हुई थी। उसके पश्चात अगली 10वीं महाजनपद है वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। 11वीं महाजनपद थी पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी जो आज का काम्पेल्य वाला क्षेत्र है वो। उसके पश्चात 12वीं महाजनपद थी सूरसेन। सूरसेन जो सूरसेन है इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और ये जो सूरसेन महाजनपद है, इस सूरसेन महाजनपद में ही कंस का जन्म हुआ था। और ऐसे माना जाता है सूरसेन महाजनपद के मथुरा में यदुवंशियों के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और अगली महाजनपद है कुरु। कुरु कुरु जो कि कुरुक्षेत्र इनका प्रमुख केंद्र था। और हस्तिनापुर नामक जो क्षेत्र है ये कुरु में ही स्थित था। और ये इंद्रप्रस्थ यानी कि आज कल का जो दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र है ये वाला इलाका था। अगली जो 14वें नंबर की महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी जो आजकल का जो हमारा जयपुर और उसके आसपास का जो इलाका है उस वो रियासत के रूप में माना जाता है। अगली जो हमारी महाजनपद थी वो चेदी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। ये आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित थी। चेदी राज वसु थे और वसु के पुत्र का नाम था बृहदत्त। ये जो चेदी महाजनपद का राजकुमार था बृहदत्त जो वसु के पुत्र थे, इन्होंने चेदी महाजनपद में शासन नहीं किया, जबकि इन्होंने एक नए ही राजवंश की नींव रखी जिसे मगध के नाम से जाना जाता है। तो इस कारण से इन्होंने मगध की स्थापना की थी और इनका नाम बृहदत्त था। तो बृहदत्त के नाम पर ही इस राजवंश का बृहदत्त नाम पड़ जाता है। और जो बृहदत्त है ये बृहदत्त है, इनके पुत्र का नाम जरासंध था। जरासंध का वध पांडुपुत्र भीमसेन ने किया था। जरासंध का जो वध है वो पांडुपुत्र भीमसेन ने किया था। इसके पश्चात अगली जो हमारी और अंतिम महाजनपद है वो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित थी और उसका नाम है अवंती। अवंती महाजनपद जो कि 2 भागों में बटी हुई थी। एक तो थी उत्तरी अवंती और एक थी दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जो कि शिप्रा नदी के किनारे राजधानी स्थित थी जो कि आज का हमारा उज्जैन का क्षेत्र है, महाकाल नगरी है। और दक्षिण में जो नर्मदा तट पर इसकी राजधानी थी और उसको महिष्यमती साम्राज्य यानी कि महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इस कारण से आप सभी को विदित हो चुका है कि प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। और उस दौरान जब उत्तर वैदिक काल था तो यहाँ पर आडंबर, अंधविश्वास, औषधि स्वरूप, औषधियों के रूप में, दवाई के रूप में औषधियों का उपयोग करना, इन सब का उदय होने लगा था। तो इस कारण से देश में 2 घटनाएं घटित होती है। एक तो 16 महाजनपद है, ये आज जो मैंने आपको जानकारी बताई है ये केवल 16 महाजनपदों के नाम और उनकी संक्षेप में जानकारी है। 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से समझा दूंगा। साथ ही जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार से जिस प्रकार संख्या में 16 महाजनपद है उसी प्रकार उस समय उत्तर वैदिक काल में जो कि उसका एंड काल था, उत्तर वैदिक काल में स्त्री संगारों की संख्या भी 16 मानी गई है। स्त्री संगारों की संख्या 16 मानी गई है। और साथ ही 16 महाजनपद हैं, महाजनपदों की संख्या 16, स्त्री संगारों की संख्या 16 मानी गई है। साथ ही एक और संख्या 16 थी जिन्हें हम बोलते हैं संस्कार। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से व्यक्ति का यानी कि व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता था, जन्म से पहले ही संस्कार शुरू हो जाता था और 16वें नंबर का अंतिम संस्कार ही उसका 16वें नंबर का संस्कार हुआ करता था। तो देखिए आप भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद है, 16 स्त्री श्रृंगार है और 16 ही हमारे कह सकते हैं कि संस्कार है।
आपको विदित हो चुका है कि किस प्रकार से हमने 16 महाजनपदों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली है। और इसके बारे में अगला जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर, जिसमें हम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे और साथ ही जैन धर्म के बारे में जानेंगे किस प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ और 24वें तीर्थकार जो कि महावीर स्वामी है, वर्धमान है, इनको किस प्रकार से जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।